स्किन कैंसर्स, एंटी एजिंग, सबका प्रिवेंशन है ये सनस्क्रीन लगा रहे हो, झुर्रियाँ, रिंकल्स वो भी प्रिवेंटेड रहेंगी, झाइयाँ प्रिवेंट कर सकते हो, स्किन कैंसर भी प्रिवेंट कर सकते हो। कि अगर आप स्किन पे कई सारे इंजेक्शंस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, सर्जरीज करवा रहे हैं, तो इसके बहुत लॉन्ग टर्म पे साइड इफेक्ट्स आते हैं। सी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इफ इट इज डन बाय अ प्रोफेशनल। अगर आप सही जगह लग करा रहे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर से करा रहे हैं, तो आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सी ड्राई स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड इज वेरी गुड। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो आप किसी भी एज पे यूज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अगर ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइजर, बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन, ये आपके डेली रूटीन में होनी चाहिए। आपको सनस्क्रीन 365 डेज लगाना है, बाहर कैसा भी वेदर है, डज नॉट मैटर। आपको बाहर निकलना है या नहीं निकलना, डज नॉट मैटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु और यहाँ हम विशेषज्ञों के साथ दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का शो बेहद खास है क्योंकि आज हम स्किन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप अपनी त्वचा को कैसे बेहतरीन और स्वस्थ बना सकते हैं और छाइयाँ और मुहासे, ड्राई स्किन जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़ी हैं एक बेहद ही अनुभवी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्वा सिंह। सो आज हम मैम से जानेंगे कि हम इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं और एक क्लियर और हेल्दी स्किन के सपने को पूरा कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैम शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। तो आपको इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस हो चुका है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम है डॉक्टर अपूर्वा सिंह। मैं पिछले 11 ईयर्स से अपना क्लिनिक यहाँ रन कर रही हूँ इन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वहाँ हम सभी तरह के स्किन, हेयर, नेल रिलेटेड इश्यूज़ को केटर करते हैं। वी हैव ऑल द कॉस्मेटोलॉजी सर्विसेज जैसे लेजर्स, एंटी एजिंग, हेयर ट्रांसप्लांट्स, सभी तरह के आपके स्किन, हेयर रिलेटेड इश्यूज़ वी टेक केयर ऑफ। ऑलराइट, सो आपको टोटल 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में। सो मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास स्किन से रिलेटेड, वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं? सी मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स आते हैं, दे हैव एक्ने, हेयर फॉल, दीज टू आर द मेजर इश्यूज। आई वुड से जितने पेशेंट्स आते होंगे इन अ मंथ, अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% आर एक्ने एंड हेयर फॉल ओनली। रेस्ट अदर कॉमन इश्यूज जो इनसे थोड़ा कम आते हैं वो हैं हमारे झाइयाँ, झुर्रियाँ, स्किन का लटकना, सैगिंग एंड सम स्किन एलर्जी जैसे स्किन पे रैशेस हो जाना या अदर स्किन डिजीजेस। ओके, एक्ने, हेयर फॉल और झाइयाँ वगैरह ये जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत कॉमन हो चुकी है आज के टाइम पे। एक तो आपकी टीनेज टाइम में भी आपके एक्नेस आना शुरू हो जाते हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर फॉल वगैरह ये सारी चीज़ें। और इनके साथ डील करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं मैम, रेमेडीज वगैरह, एंड वो सारी चीज़ें क्या इफेक्टिव हैं या फिर आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से गाइडेंस लेनी चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए? सी आपको कभी भी यूट्यूब पे अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल लोगों का हु आर नॉट क्वालिफाइड नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, उनकी राय को मानकर अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा लेना चाहिए। योर फेस इज द मोस्ट आपका फेस आपका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है आपकी बॉडी का, ओके, जो आपको रिप्रेजेंट करता है और सबसे सेंसिटिव स्किन भी आपके फेस की ही है। तो आप अपने फेस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। किसी अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल आदमी की राय मान के आप कुछ भी फेस पे लगा लें। यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। अब सबसे पहले होता है आपको एक्ने का रीजन फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द रीजन? इज इट हार्मोनल? Is it age related? Is it due to oily skin or wrong products you're using? Reason क्या है? If you go to a specialized doctor, they will assess your reason and then give you the regime and treatment according to the underlying reason. Root cause को identify करना and उसको fix करना बहुत important है। Along with scars, अगर आप timely एक्ने का treatment शुरू करते हैं तो वो scars भी आपके timely चले जाते हैं। Otherwise आप home remedies करते रहेंगे, एक्ने आते जाते रहेंगे, and they'll keep on leaving marks. तो वो मार्क्स कई लोगों के लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं बिकॉज यू नॉट टेकिंग एक्शन ऑन टाइम। राइट, ये एक बड़ा इशू होता है एक्ने का, बिकॉज मेरे साथ भी कई बार ये प्रॉब्लम फेस होती है शो के टाइम पे ही एक्ने आ जाना, एंड दैट्स अ वेरी बिग इशू। तो एक मैन और वुमेन जो उनका स्किन केयर रूटीन होता है, वो अपना स्किन केयर रूटीन किस हिसाब से कर सकते हैं डे और नाइट का, ताकि वो ये एक्नेस वगैरह से अपनी स्किन को बचा सकें और अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रखें? सी जनरली क्या होता है, कभी वेन एवर देर इज अ मेजर इवेंट तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी एक्ने आ जाता है। ये बहुत कॉमन है। लोगों के घर में कोई फंक्शन है, मैरिज है, पार्टी है, तो उससे पहले आना। अदर दैट जनरल स्किन रूटीन क्या होता है, जेंट्स एंड फीमेल्स का थोड़ा सा स्किन टाइप डिफरेंट होता है।
मेल का स्किन देखा जाए तो फीमेल से थोड़ा सा ऑयलियर साइड होता है ड्यू टू द मेल हॉर्मोन्स, एंड स्कैल्प इज ऑल्सो लिटिल ऑयलियर देन फीमेल स्किन। तो उसके लिए आपको एक तो अपना स्कैल्प का ऑयल कंट्रोल रखना होता है बाय यूजिंग अ गुड एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इफ योर स्कैल्प इज ऑयली, योर फेस हैज टू बी ऑयली एंड विल गेट एक्ने। दूसरी बात, आपको फेस पे प्रॉपर ऑयल कंट्रोल प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। एंटी एक्ने फेस वॉश, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, वेरी लाइट वेट एक्ने कंट्रोल मॉइस्चराइजर, और उसी तरह के लाइट वेट सनस्क्रीन्स। जब हमको पता ही नहीं होता व्हाट टू यूज एंड व्हाट नॉट टू यूज, हम कुछ भी ऐड देख के लगा लेते हैं एंड द प्रोडक्ट इज कॉमोडोजेनिक फॉर यू, ऑयली है, आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर रहा है, तो एक्ने बनेंगे ही। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अगर ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइजर, बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन, ये आपके डेली रूटीन में होने चाहिए। ओके, एंड ये कैसे फाइंड आउट करेंगे मैम कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है, ऑयली है, ड्राई है या फिर मीडियम है? Mixed combo है। एक बहुत सिंपल सा चीज है, यू कैन ओनली फाइंड आउट। आपने सपोज फेस वॉश करा, इफ आफ्टर फेस वॉश यू आर फीलिंग द स्ट्रेची ड्राई फीलिंग कि खिंच रहा है, आई नीड टू अप्लाई समथिंग, अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, आई नीड टू अप्लाई समथिंग, दैट मीन्स योर स्किन इज ड्राई। ओके, अगर आपने वॉश करा है, कुछ स्ट्रेची ड्राई नहीं लग रहा है एंड इट्स सेम थ्रू आउट द डे, तो आपका नॉर्मल स्किन है। आफ्टर वॉशिंग अगर आपका 4 से 5 घंटे के अंदर स्पेशली नोज एरिया जो टी जोन होता है इसके अराउंड वापस से ऑयल ऑयल दिख रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ ऑयली स्किन। ओके, एंड अगर कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा थोड़ा मतलब कॉम्बिनेशन है तो आपको लाइक यू डोंट हैव टू गो फॉर वेरी वेरी लाइट प्रोडक्ट्स एंड नॉट वेरी हेवी प्रोडक्ट्स। तो सभी तरह के जैसे फेस वॉश हो गया, सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर, दीज 3 आर द बेसिक, ये सबको यूज करने ही करने। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप हम उनकी कंसिस्टेंसी चूज कर सकते हैं, हाउ थिक और हाउ लाइट, कॉमोडोजन फ्री, हाउ ऑयल फ्री द प्रोडक्ट शुड बी। ओके, सो आप क्या इसे थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि एक मैन अपने डे स्किन केयर और नाइट स्किन केयर में क्या चीजें ऐड कर सकते हैं और एक वुमेन अपने डे स्किन केयर और नाइट स्किन केयर में क्या ऐड कर सकते हैं? सी अकॉर्डिंग टू द एज आपका स्किन केयर डिसाइड होता है, बिकॉज आफ्टर सर्टेन एज यू नीड टू ऐड एंटी एजिंग रेजिम्स ऑल्सो। ओके, सो सपोज हम बात कर रहे हैं टीनेजर या 20s के एज के पर्सन की, हु इज इन द अर्ली 20s, वहां पर आपको एंटी एजिंग की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, जस्ट एक बेसिक स्किन रूटीन। यू कैन अप्लाई अ मॉर्निंग विटामिन सी सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, अ गुड फेस वॉश ट्वाइस अ डे, दैट्स इट, नथिंग मच। अगर थोड़ा ऑयली साइड स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है देन विटामिन सी आप अवॉइड करेंगे, अदर उसकी जगह आप सैलिसिलिक एसिड या नाइसिलमेट सीरम यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। इस एज में आपको बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं करना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लेयरिंग, 8 स्टेप रूटीन, 10 स्टेप रूटीन बिल्कुल नहीं करना है, बेसिक मिनिमल चीजों से काम चलाना है। वंस यू आर अराउंड 28-29, दैट इज द टाइम यू शुड स्टार्ट अ एंटी एजिंग क्रीम। उस टाइम पे बहुत माइल्ड लाइट वेट वाला वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन रेटिनॉल एंटी एजिंग रूटीन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन योर डेली रूटीन, दैट हैज टू बी अप्लाइड नाइट टाइम, दैट इज अ नाइट रूटीन। ओके, आज के टाइम में इतने सारे फैंसी आइटम्स आ चुके हैं, मतलब सनस्क्रीन में भी, मॉइस्चराइजर में भी, तो एक अच्छा मॉइस्चराइजर कैसे फाइंड आउट करेंगे और एक अच्छा सनस्क्रीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या क्वालिटीज है उनके? एक अच्छा सनस्क्रीन होने के लिए इट शुड हैव अ गुड SPF, PA++ रेटिंग एंड IR कवरेज, ब्लू लाइट कवरेज, बिकॉज इन दिनों नॉट जस्ट यूवीबी तो आपको बाहर सनलाइट में मिल रहा है, आपका UVA भी बाहर जाके मिल रहा है, बट IR ब्लू रेज ये आपका स्क्रीन से एक्सपोजर हो रहा है, ट्यूबलाइट, स्क्रीन एंड एवरीबडी इज एक्सपोज टू देम, इवन इफ यू आर इंडोर्स थ्रू आउट द डे। जो लोग बोलते हैं हमारा वर्क फ्रॉम होम है या हम तो स्टूडेंट्स हैं बट वी आर स्टडिंग ऑन स्क्रीन, तो आपका स्क्रीन एक्सपोजर थ्रू आउट है। सो इट्स नॉट कि अगर आप बाहर जा रहे हैं सनस्क्रीन आपको तभी लगाना है, अगर आप घर के अंदर हैं, इंडोर्स हैं, पर आपका स्क्रीन का वर्क है, ट्यूबलाइट का एक्सपोजर है, यू नीड सम ऑल इन वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसमें IR प्रोटेक्शन भी हो, ब्लू रेज प्रोटेक्शन भी हो, अलॉन्ग विद UVA++ रेटिंग एंड SPF दैट इज UVB प्रोटेक्शन, वो भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये भी एक मिथ मैंने बहुत से लोगों में देखी है कि वो विंटर्स के टाइम में सनस्क्रीन अवॉइड करते हैं, ये क्या है कि सनलाइट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। व्हाट वी से, व्हाट अ डर्मेटोलॉजिस्ट वुड से इज आपको सनस्क्रीन 365 डेज लगाना है, बाहर कैसा भी वेदर है डज नॉट मैटर, आपको बाहर निकलना है या नहीं निकलना डज नॉट मैटर, आपको एक बेसिक स्किन रूटीन होना चाहिए। मॉर्निंग आफ्टर बाथ यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर देन अ सनस्क्रीन, दैट हैज टू बी देयर। कैन वी स्विच अ मॉइस्चराइजर इनटू अ सनस्क्रीन, लाइक मतलब हम सनस्क्रीन जो लगा रहे हैं उसी को मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, जो बहुत ऑयली स्किन पीपल है दे कैन। अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली साइड स्किन है तो आपको सेपरेट मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, ओनली योर सनस्क्रीन वुड डू।
बट जहाँ बहुत ड्राई स्किन है वहाँ एक सेपरेट लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर चाहिए। ओके। एंड मैम, जो आपने ये प्रॉब्लम बताई थी, ये झुर्रियाँ पड़ना फेस पे, एक टाइम के बाद ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो इनको अवॉइड करने के लिए क्या चीज़ें हम करें? हमको टाइमली अपना एंटी एजिंग रूटीन डिजाइन कर लेना चाहिए। दैट इज द आइडियल एज टू स्टार्ट अ एंटी एजिंग रेटिनॉल क्रीम इज अराउंड 28-29। एट दैट टाइम मॉर्निंग रूटीन तो मैंने आपको बता ही दिया, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश, दैट इज द सेम। पर रात को आपको एक एंटी एजिंग क्रीम इंट्रोड्यूस करनी है व्हेन इन योर लेट 20s। दैट कैन बी अ रेटिनॉल क्रीम एंड और पेप्टाइड क्रीम इन अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट। अगर आप टाइमली स्टार्ट कर देते हैं एंटी एजिंग रिजीम तो आपका रिंकल्स आना, झुर्रियाँ, स्किन का लटकना, इट कैन बी डिलेड टू सम एक्सटेंट। बहुत जल्दी से नहीं आएंगी ये चीज़ें, और जो आएंगी भी थोड़ा कम आएंगी। बट हाँ, कई लोग होते हैं टाइमली एक्शन नहीं लेते एंड व्हेन दे आर इन देयर 50s 60s, उस टाइम पे जब अच्छा खासा डैमेज हो चुका है, स्किन सैग हो चुकी है, रिंकल्स आ चुके हैं, उस टाइम पे वो आते हैं हमारे पास कि अब हमारा कुछ हमको चाहिए एंटी एजिंग। तो एट दैट टाइम हमारे पास अदर देन इंजेक्टेबल्स, अदर देन पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, बोटॉक्स, देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट कैन बी डन टू लिफ्ट। बट अगर आप चाहो कि उस एज पे मेरा सिर्फ क्रीम से लिफ्ट आ जाएगा, आई एम सॉरी, वो नहीं हो सकता। क्योंकि उस एज पे जब आपने ऑलरेडी इतना डैमेज कर लिया, स्किन ऑलरेडी सैग्ड हो चुकी है, तो आपका सिर्फ क्रीम से फर्दर प्रोग्रेशन वी कैन डिले, बट जो आ चुका है दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, सो क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं? मतलब उस हद तक डैमेज पहुंचने के बाद जब हम उसकी ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, तो क्या वो एक साइड इफेक्ट दे सकता है? क्योंकि ये मिथ भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है कि अगर आप स्किन पे कई सारे इंजेक्शंस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, सर्जरीज करवा रहे हैं, तो इसके बहुत लॉन्ग टर्म पे साइड इफेक्ट्स आते हैं। सी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इफ इट इज डन बाय अ प्रोफेशनल। अगर आप सही जगह लग करा रहे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर से करा रहे हैं, तो आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वहीं अगर आप एक अनट्रेंड किसी पार्लर, सैलून या सो कॉल्ड एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आजकल एक बड़ी टर्म चल गई है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता क्या है बेसिकली? दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर ईदर नॉन MBBS और प्लेन MBBS, या कई बार तो वो होम्योपैथी और नर्सिंग या इस टाइप के भी होते हैं, BSc स्टूडेंट्स भी होते हैं। दे जस्ट डू फ्यू वीक्स ऑफ कोर्स और वो अपने आप को कॉस्मेटोलॉजिस्ट की तरह से जस्ट क्लेम इट। आप ऐसी जगहों पे जा रहे हो हु आर नॉट ट्रेन्ड, हु आर नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, फॉर श्योर आपको साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा, बिकॉज उनको बेसिक साइंस तो पता ही नहीं है। वो 2 वीक्स का कोर्स करके आपके फेस पे इंजेक्शंस करे जा रहे हैं। बट हाँ, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, बिकॉज आपको अच्छे से पहले तो पूरी काउंसलिंग करके समझाए जाएंगे ऑल द प्रोसीजर्स कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपकी स्किन टाइप के लिए क्या बेस्ट है एंड हाउ टू गो अबाउट इट। एक और मिथ लोगों में होता है कि हमने एक बार स्टार्ट कर दिया, अब हमको लाइफ लॉन्ग इस पर रहना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इट्स योर चॉइस। सपोज एक मैंने आपको इंजेक्शन दिया, उसकी लाइफ है 1 साल 1.5 साल, उसके बाद यू विल बी बैक टू व्हाट यू आर टुडे। ऐसा नहीं है कुछ नेगेटिव हो जाएगा या मुझे उसको लाइफ लॉन्ग रहना ही पड़ेगा, मेरा स्किन और सैग हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पेनलेस होते हैं, नो साइड इफेक्ट इफ डन बाय प्रोफेशनल्स। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस और थे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे भी कई फैक्ट्स है, गूगल्स पे भी कई फैक्ट है कि अगर आप मॉर्निंग में उठने के बाद अपने फेस पे आइस रब कर रहे हैं, सो उससे एंटी एजिंग साइंस आते हैं। मतलब नहीं, कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी थिंग ना। आप खुद सोचो, जब आप आइस में यू डिप इन योर फेस तो आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। कहीं भी हमारा आइस में आप डिप करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्लमनेस, रेडनेस, थोड़ा सा आपकी स्किन में टाइटनिंग, दैट इज ऑल टेम्परेरी, हाफ एन आवर मैक्स 1 आवर, उसके बाद इट्स बैक टू नॉर्मल। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ऑलराइट, सो ये भी एक तरीके से मिथ है एक कि ट्रेंड है, इंस्टाग्राम ट्रेंड चल जाते हैं, सो एवरीबॉडी इज फॉलोइंग द ट्रेंड, बट इट्स नथिंग परमानेंट। हाफ एन आवर मैक्स 1 आवर के बाद यू आर बैक टू व्हाट यू आर। ओके, एंड आप जैसे कई सारी स्किन प्रॉब्लम्स है, एक्ने अलग हो गई, पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम्स अलग हो गई, उसके बाद ड्राई स्किन की अलग हैं, सो आप ऐसे पेशेंट्स के लिए कोई सीरम रेकमेंड करना चाहेंगे अपनी तरफ से? सी, ड्राई स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड इज वेरी गुड। ओके, हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो आप किसी भी एज पे यूज कर सकते हो। आइडियली थोड़ा सा 30s के बाद देते हैं, पर पहले भी लगाने में देयर इज नो हार्म। इट इज जस्ट फॉर प्लमनेस, हाइड्रेशन, ग्लो। आपकी स्किन में वो एक तरह का आपका लिफ्ट देता है। इट्स जस्ट अ हाइड्रेटिंग, लिफ्टिंग, प्लम फीलिंग वाला। हाइलुरोनिक एसिड इज अ कंपोनेंट जो हमारे स्किन के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है। विद टाइम वो कम होता जाता है, तो उसकी वजह से स्किन पे प्लमनेस और ग्लो, स्ट्रेच, ये सब कुछ चला जाता है, स्किन ढलक जाती है। हाइलुरोनिक एसिड सीरम कोई भी एज का पर्सन यूज कर सकता है, मेल हो फीमेल हो, जिसको भी थोड़ा ड्रायर साइड स्किन है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट देयर इज ऑलवेज अ वे टू यूज इट। कोई भी सीरम आप ऐसे ही नहीं लगा सकते, हर एक
चीज के साथ देयर आर प्रिकॉशंस, देयर इज अ वे, देयर इज अ प्रोसेस टू यूज, हाउ टू यूज, दैट इज इम्पोर्टेंट. लोग इंस्टाग्राम से देख के बस लगा लेते हैं, दे डोंट नो लगाने का तरीका क्या होता है. एग्जैक्टली मतलब ये सीरम्स की आप वेबसाइट पे जाओगे तो सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती है कि इस पे भी आपको ग्लो मिल रहा है, आप नाइसिनामाइड यूज कर रहे हो उस पे भी वही चीज है. सो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको लेना कौन सा है एंड कितनी अमाउंट में यूज करना है, कब यूज करना है. For that, it is always best to visit your nearest dermatologist. Okay. They will assess your skin type. आपका स्किन पे इश्यूज हैं, अगर कोई कंसर्न्स हैं, एक्ने, पिगमेंटेशन, अगर कोई कंसर्न्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपके स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग दे विल गाइड यू द बेस्ट कि आपके लिए कौन सा. अगर आप जस्ट इंस्टाग्राम से देख के कुछ भी लगाते रहेंगे, यू आर जस्ट अपने स्किन के साथ आप खिलवाड़ी कर रहे हो. You can land up in any kind of allergic reaction or any some serious condition with your skin. तो डॉक्टर अगर एडवाइस करे what is best for you and how to use it, that is the best instead of खुद ही डिसाइड करो. ओके सो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपने बहुत सारे मिथ्स भी देखे होंगे इस फील्ड में, एंड ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे हैं अपनी स्किन केयर में और अपनी हेयर केयर में, क्या आप उसे बताना चाहेंगे? स्किन केयर में एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है नॉट अप्लाइंग SPF, नॉट अप्लाइंग सनस्क्रीन. जैसे हमने डिस्कस करा, पूरे साल सनस्क्रीन यूज नहीं करना, समर्स में करना, वो भी जब हम बाहर जा रहे हैं, वो भी कभी कभी हम स्किप करते हैं. दिस इज द बिगेस्ट मिथ यू आर डूइंग. स्किन कैंसर्स, एंटी एजिंग, सबका प्रिवेंशन है ये सनस्क्रीन. सनस्क्रीन लगा रहे हो, झुर्रियाँ, रिंकल्स वो भी प्रिवेंटेड रहेंगी, झाइयाँ प्रिवेंट कर सकते हो, स्किन कैंसर भी प्रिवेंट कर सकते हो. एक सबसे बड़ा मिथ ही हो गया. दूसरा मिथ हेयर के साथ लोग क्या करते हैं, व्हेन यू हैव डैंड्रफ, इंडिया में एक बहुत कॉमन मिथ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट. पेशेंट्स को एक्सप्लेन करना, और जिन पेशेंट्स के साथ उनकी ग्रैंड पेरेंट्स अगर आए हुए हैं एज कंप्लेंट, तो वहाँ तो आपको एक्सप्लेन करना इज वेरी टफ कि ऑयल ना लगाओ. पेशेंट विल आर्ग्यू विद यू देयर कि ऑयल ना लगाओ, हमारे तो इतने सालों से ऑल आवर जनरेशंस हैव बीन अप्लाइंग ऑयल एंड आप कह रहे हो ऑयल ना लगाओ, ये तो हो ही नहीं. दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. इट्स जस्ट लाइक किसी इंडियन को कह दो दूध घी बंद कर दो. तो अगर आपको डैंड्रफ है, इफ योर स्किन इज वेरी स्कैल्प इज रिलेटेड ऑयली साइड, दैट मीन्स आपकी स्किन में से सीबम, दैट इज अ काइंड ऑफ ऑयल, वो ज्यादा निकल रहा है, ज्यादा निकलता है. उसके ऊपर एक फंगस होती है, मालाजीसिया फंगस, मालाजीसिया फंगस द नेम. वो फंगस वाइट फ्लेकी दिखती है, तो हमको ऐसा लगता है कि ड्राइनेस है. लोग सोचते हैं ये बहुत स्कैल्प इज वेरी ड्राई, तो लेट्स पुट ऑयल, और ऑयल लगा दो तो हाइड्रेट हो गई. उससे क्या होगा, विजुअल इफेक्ट मिल गया आपको. आपको जो फ्लेकी फंगस था, कॉमन लैंग्वेज में डैंड्रफ कहते हैं, इट्स सेबोरिक हेपेटाइटिस इन मेडिकल टर्म, फंगस है. ऑयल लगाने से वो विजुअली आपको दिख नहीं रहा, बैठ गया, दब गया. तो लोग सोचते हैं देखा हमने ऑयल लगा दिया, द ड्राइनेस इज गॉन नाउ. आपने क्या कर दिया, आपने ऑयल डबल कर दिया, अंदर से भी आ रहा है, ऊपर से भी दे दिया, तो वो और मल्टीप्लाई करेगा. ऑयल इज इट्स फूड, इट विल मल्टीप्लाई. आप अपनी कंडीशन को वर्सन ही कर रहे हैं. तो ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है. इफ यू हैव डैंड्रफ प्रोन स्किन, इफ यू हैव ऑयली स्कैल्प, डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प एंड ऑयली स्कैल्प, आपको ऑयलिंग ऊपर से नहीं करनी है. जो अंदर से नेचुरली ऑयल्स आ रहे हैं उनको रेगुलरली क्लीन करते रहना है, रेगुलर शैम्पू करते रहना है, मिनिमम थ्राइस अ वीक विद अ गुड ऑयल कंट्रोल शैम्पू. वो अगेन आप अपने डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से प्रिस्क्राइब करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्कैल्प. ऑलराइट, सो हेयर के एक बहुत ही बड़ा टॉपिक आता है यहाँ पे, एंड जिनके भी हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं आज के टाइम पे, तो 20 से ही शुरू हो रहे हैं, एंड 18 ईयर्स पे से लोगों के हेयर फॉल हो रहे हैं. सो बहुत सारे इंस्टाग्राम्स एंड गूगल्स पे चीज़ें आ रही हैं कि मिनॉक्सिडिल आप यूज़ करें. एंड मिनॉक्सिडिल क्या सेफ है यूज़ करना, और अगर सेफ है तो इसकी कितनी क्वांटिटी हमें यूज़ करनी चाहिए और कैसे यूज़ करनी चाहिए, इस बारे में आप बता सकते हैं? तो मिनॉक्सिडिल इज वेरी गुड कंपोनेंट, बहुत अच्छा वर्क करता है हेयर फॉल के लिए. लेकिन देयर इज अ वे टू स्टार्ट एंड देयर इज अ वे टू स्टॉप. इट वर्क्स. जनरली हम 5% मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ. मेल्स को ट्वाइस अ डे लगवाते हैं, फीमेल्स आर गुड विद वंस अ डे ऑल्सो. अब उसको 5% की क्या क्वांटिटी क्या होगी? Minoxidil in the lotion. It comes in a lotion with concentration is 5% in the lotion. ऐसे 2, 5, 10 बहुत सारे concentrations हैं. Generally I personally use 5% more often. 2 and 10 हम बहुत रेयर यूज नहीं करते हैं जनरली. अब मिनॉक्सिडिल को स्टार्ट करने का देयर इज अ वे टू स्टार्ट. देयर इज फॉर अ सर्टेन पीरियड यू विल बी केप्ट ऑन, कुछ टाइम तक, जब तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे. टाइम लगता है. हेयर फॉल इज समथिंग जो टाइम कंज्यूमिंग है. ऐसा नहीं होता विद इन अ मंथ आपका फॉल भी रुक जाएगा, रीग्रोथ भी हो जाएगी. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस.
उसके बाद वंस यू हैव अचीव्ड, उसके बाद देयर इज अ वे, धीरे धीरे टेपर डाउन करके बंद करते हैं। जो लोग अपने आप से बंद कर देते हैं, हेयर फॉल रुक गया, सडन रोक दिया, तो सडनली स्टॉप कर देने से फॉल एग्रीवेट हो जाता है। और लोगों ने बड़ा मिथ कॉमनली गूगल वगैरह पे फॉलो बना रखा है कि मिनॉक्सिडिल मत लगाओ, उसको लगा के तो फॉलो बढ़ जाएगा। नहीं, अगर आप प्रोफेशनल केयर में हो, डॉक्टर के अंडर सुपरविजन, यू यूजिंग इट, यूर ऑन ट्रीटमेंट एंड स्टॉपिंग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, तो नहीं होगा। हाँ, अपने आप करोगे तो होगा। ओके, सो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है मिनॉक्सिडिल? साइड इफेक्ट कुछ नहीं होते, इट इज जस्ट अ वेसोडाइलेटर। ये आपके ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है स्कैल्प में, उससे सप्लाई बढ़ेगी तो वहाँ ग्रोथ अच्छी होगी। साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, ओनली थिंग इज आपको थोड़ा सा डॉक्टर के सुपरविजन में इसको यूज करना चाहिए, अपने आप से नहीं। एंड मैम, मैंने ऐसा भी सुना था कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, उस टाइम पे अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो वो एक रैशेस क्रिएट कर सकता है आपके हेयर। नहीं नहीं नहीं, डैंड्रफ मिनॉक्सिडिल के साथ कुछ रैशेस नहीं करता। वी यूज अ गुड एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और आई वुड से मेरे पास तो जितने मेल पेशेंट्स हेयर फॉल के आते हैं उसमें से 99% हैव डैंड्रफ। ओके, एंड सब मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एज हमने अभी डिस्कस करा, आपको एक गुड एंटी डैंड्रफ फॉल कंट्रोल शैम्पू रखना है जिससे आपका डैंड्रफ विल बी कंट्रोल्ड, और आप मिनॉक्सिडिल लगाते रहोगे। दोनों साथ में होते भी हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होते। हाँ, 1% और लेस देन 1% पेशेंट्स आर समटाइम्स एलर्जिक टू मिनॉक्सिडिल, या फिर उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कुछ प्रिजर्वेटिव्स होता है, आप उस लोशन से एलर्जिक हो सकते हो। वहाँ डैंड्रफ का कोई रोल नहीं है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। उस केस में आप मिनॉक्सिडिल नहीं दे सकते, वहाँ पेप्टाइड्स और देयर आर अदर ऑप्शंस टू यूज। ओके, बिकॉज जो भी नए पर्सन्स होते हैं मिनॉक्सिडिल यूज करने पे, जब फर्स्ट टाइम मैंने भी स्टार्ट करी थी अपनी मिनॉक्सिडिल, सो इट मेड माय हेयर ड्राई, मतलब बहुत ज्यादा ही सूखे सूखे से एंड हार्डनेस ही आ गए थे बालों में। हाँ। आई थॉट कि ये क्या हो रहा है मेरे बालों के साथ है। एक्चुअली जो प्रिपरेशंस आती है ना, वो अल्कोहल बेस्ड होती है, मोस्ट ऑफ देम। अ फ्यू आर नॉन अल्कोहल। जो अल्कोहल बेस्ड है ना, वो जब ड्राई होगा ना, तो आपका लेंथ जो स्ट्रैंड है आपको हार्ड और ऐसा ड्राई फील होगा। फॉर दैट देयर इज अ प्रॉपर केयर। ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए अच्छे हाइड्रेटिंग शैम्पूज दिए जाते हैं, मास्क और लीव ऑन कंडीशनर्स, ये सब दिए जाते हैं, वो सब चीजें केटर हो जाती हैं। हाँ, पर आप अपने आप लगाओगे तो यू डोंट नो ना अदर एसेसरीज आपको साथ में क्या ऐड ऑन करने हैं। ओके, एंड जो आप अपने हेयर्स के लिए मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो, क्या वो आप अपने बियर्ड पे भी यूज कर सकते हो? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। आई गिव मिनॉक्सिडिल फॉर बियर्ड, जिनको इश्यूज होता है, थोड़ा सा ग्रोथ और चाहिए हमको। इनफैक्ट आई गिव टू माय फीमेल पेशेंट्स फॉर आईब्रोज एंड आईलैशेस आल्सो। व्हेन यू हैव स्कैंटी आईब्रोज, स्कैंटी आईलैशेस, उसके लिए लोग जाते हैं कि माइक्रो ब्लेडिंग कराएं, या फिर मेकअप करते हैं, दे पुट काजल पेंसिल ओवर देयर आईब्रोज टू डार्कन इट एंड टू मेक इट डेंसर। Minoxidil works like wonders for those areas, but always there is a way to use। कैसे यूज करना है, अपने आप से नहीं लगाना होता, डॉक्टर के सुपरविजन में। राइट, सो मतलब बियर्ड के लिए आप क्या कंसंट्रेशन रेकमेंड कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? 5%। 5% for hair and beard. Okay. Once a day। Okay, 5% is safe, I think. Alright, and इसके अलावा एक क्वेश्चन और है मैम, कि अगर आपने बोला ऑयलिंग डैंड्रफ के टाइम पे नहीं करनी चाहिए, बट नॉर्मली हम अपने बालों को मॉइस्चर देने के लिए ऑयलिंग तो कर सकते हैं। इट इज अ कंडीशनिंग, इट्स काइंड ऑफ कंडीशनर फॉर योर स्ट्रैंड्स, यू नो। आप लगाओगे एंड देन इफ यू वॉश योर हेयर, उसके बाद आपके हेयर थोड़े से कंडीशनड, मॉइस्चराइज्ड, हाइड्रेटेड फील होते हैं, दैट इज फाइन। बट जनरली वी रिकमेंड अप्लाइंग ऑयल जस्ट 1 or 2 hours बिफोर हेड वॉश। ओवरनाइट बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। Alright, मतलब कुछ लोग तो बाहर लगा के चले जाते हैं ऑयल एंड हाँ, you should not keep for overnight or for long hours। लगाओ, मना नहीं है, it's good, it's hydrating and it's good, but then wash it off within few hours, 2-3 hours में max wash कर दो। पर ये फिर वो बैक्टीरिया वगैरह को भी अट्रैक्ट करता है। हाँ, बैक्टीरिया, फंगस, और फिर आपके फेस पे भी, हेयर लाइन के अराउंड यहाँ पे सारे पे ऑयल आएगा, पॉपअप्स हो जाएंगे, एक्ने विल कम अप, लॉट ऑफ इश्यूज। ऑलराइट, एंड अगर किसी का हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो चुका है, स्टेज 3 तक पहुंच चुका है, सो उसके लिए कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स मैम आप लोग यूज करते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वी गिव मेडिसिन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, लोशंस, जैसे हमने भी डिस्कस किया, मिनॉक्सिडिल का टैबलेट भी आता है, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। ये तो हो गया आपका प्रिस्क्रिप्शन। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट से, there are many options before going to hair transplant, like it is all about the patient aspiration, patient क्या चाहता है। अगर पेशेंट बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 1 साल तक ट्रीटमेंट लूं, एंड कुछ मैरिज है, कुछ भी ऐसा रीसेंट फंक्शन है, मुझे तो एक ही बार में चाहिए बार, तो फिर गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट।
आई डोंट सबको थिंक lot कि of हेयर ट्रांसप्लांट में भी एक बार में आता है बिकॉज वो पहले टकला हाँ, it करेंगे takes- आपको and it takes months. Yeah. Hair transplanted hair to grow back nicely, it will take more than 6 months. 6 to 8 हाँ, months, yeah. हाँ. But जो बोलते हैं patient like we don't want to go for hair transplant. Even I don't suggest hair transplant on first go. बहुत सारे other options होते हैं. PRP therapy you can go for. GFC growth factor therapy you can go for. You can go for exosomes. बहुत सारे और स्किन ट्रीटमेंट स्कैल्प के लिए ट्रीटमेंट्स हैं हेयर फॉल के लिए. उनके मल्टीपल सेशंस चाहिए होते हैं मंथली बेसिस पर. 8 to 10 सेशंस आप कर दो एंड इट गिव्स फैंटास्टिक रिजल्ट्स. मेरे बहुत पेशेंट्स हैं जिन्होंने जीएफसी पीआरपी एक्सोसोम से इतने अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट तो आप सोच ही नहीं सकते. Okay. जरूरत ही नहीं है. बट यू हैव टू बी रेगुलर विद द सिटिंग्स. यू हैव टू बी रेगुलर विद द प्रिस्क्रिप्शन जो भी आपको दिया जाएगा. ऑलराइट, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और एक अवेयरनेस भी कही होगी क्योंकि बहुत सा मिथ रहता है. जैसे ही आपका हेयर फॉल हुआ आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोग बोलने लगते हैं. एंड मेरे फ्रेंड भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. सो मैंने उन्हें बोला था कि आपने ये किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया. सो इट्स अ मिथ एंड आई बिलीव कि आप लोगों को भी पता चला होगा कि और कौन कौन सी ट्रीटमेंट है और आप अपनी स्किन केयर में और कौन कौन सी चीजें ऐड करके अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बना सकते हैं. एंड मैम अगर कोई हमारे व्यूअर आपसे इन चीजों के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? My clinic is situated at Indrapuram, Ghaziabad, and I can share my contact details also if you want. श्योर, वो सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स के साथ ना भूलें. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अपूर्व यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां हमारे व्यूअर्स को देने के लिए. बाकी मिलते हैं आपसे एक नए इंटरव्यू में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए ख्याल रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें HBN न्यूज. वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं.